क्रीमिया पर 50 ड्रोन से किया हमला। कई इलाकों में सुनी गई धमाकों की आवाजें। रूस ने 36 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। खार्किव रीजन में रूस का जवाबी हमला। रूस के जवाबी हमले में यूक्रेनी MLRS तबाह हुए। रूसी ठिकानों को टारगेट कर यूक्रेन ने हमला किया था, जिसे रूस ने नाकाम किया। बाखमुत में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने हमला किया। हमले से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में तबाही। रूस में ज़ेपोरिजिया में टैंकों को तैनाती उनकी बढ़ाई गई है। रूस ने अपग्रेडेड T-80 टैंक ज़ेपोरिजिया भेजे हैं। बदलाव के बाद T-80 टैंक पहले से ज्यादा ताकतवर हुए। अवदीवका में यूक्रेन का पलटवार। रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हमले में रूसी गोला बारूद डिपो तबाह हुए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने रूसी सेना पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें रूसी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। सोमालिया के पास फिर एक शिप का अपहरण किया गया। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफॉक का अपहरण हुआ। सोमालिया के पास इस बार जिस जहाज का अपहरण किया गया है, उस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। कल शाम MV लाला नारफाक के हाईजैक होने की सूचना मिली थी, जिस पर भारतीय नौसेना की नजर है। अपहरण किए गए जहाज की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है INS चेन्नई। उत्तर कोरिया का दक्षिणी कोरिया पर बड़ा हमला। उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर 200 गोले दागे। पश्चिमी तट से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। साउथ कोरिया के योनप्योंग द्वीप पर नॉर्थ कोरिया ने हमला किया। साउथ कोरिया ने जनता से तुरंत इस द्वीप को खाली करने को कहा। द्वीप पर 2000 लोग मौजूद थे। साउथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल के बीच ये हमला हुआ है। हाईटेक हथियारों के साथ दोनों देशों की ड्रिल नॉर्थ कोरिया के पास चल रही है। ड्रिल से भड़का हुआ है नॉर्थ कोरिया। हमले पर साउथ कोरियाई सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया हमें उकसा रहा है। कहा तनाव के लिए नॉर्थ कोरिया ही जिम्मेदार होगा। नॉर्थ कोरिया के हमले को लेकर खबर सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने 2 घंटे तक दक्षिण कोरिया पर भीषण बमबारी की। 2 घंटे में लगातार 200 गोले दागे गए। नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर की तरफ मूवमेंट की खबर है। कई घातक हथियार सीमा के पास तैनात। यूक्रेन को जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। कई दूसरे हथियार भी जर्मनी ने भेजे हैं। चांसलर शोल्ज ने यूक्रेन को भेजी जा रही मदद को बताया जरूरी। यूक्रेनी पायलट्स को डेनमार्क में F-16 जेट्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बेल्जियम अपने F-16 जेट्स डेनमार्क भेज रहा है। 2 दिन पहले नॉर्वे भी कह चुका है F-16 भेजने की बात। गाजा में एक बार फिर हमास ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए बड़ा हमला किया है। गाजा के एंट्री पॉइंट पर हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। IDF की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर हमास ने हमले किए हैं। हमास के हमले में IDF की कई गाड़ियां तबाह। लेबनान इजराइल सीमा पर जंग और तेज हो गई है। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह का इजरायली सैन्य पोजीशन पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हमास के समर्थन में हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल के लगातार हमलों के बाद नुसरियत शरणार्थी कैंप छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। सैकड़ों लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इस कैंप पर इजरायल की सेना ने फास्फोरस बम से हमला किया था। जनिन के अल जलामा गांव में IDF का हमला। हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है इजरायली फौज। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर और प्रतिभा। शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के बाद बड़ी खबर के साथ। दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी प्रॉपर्टी की नीलामी की खबर सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह कि 4 में से 2 प्रॉपर्टी की आज नीलामी हुई है। एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ 1 लाख में बिकी है, तो दूसरी जो प्रॉपर्टियां हैं उनके लिए कोई खरीदार नहीं मिला है। ये अभी की बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल 4 प्रॉपर्टीज जिनके बारे में कहा जा रहा था
दाऊद इब्राहिम की बेची जानी है, जिसमें जानकारी ये मिली कि जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए तो खरीदार ही नहीं मिला और जो 2 पहले थी जिनके बारे में हम लगातार बता रहे हैं उनकी नीलामी हुई है, जिसका अमाउंट है एक प्रॉपर्टी का 2 करोड़ 1 लाख रुपए। इसमें ये प्रॉपर्टी बिकी है, लेकिन दूसरी जो अन्य प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए कोई खरीदार ही नहीं मिला है। दाऊद इब्राहिम से अब महाराष्ट्र को डर नहीं लगता। इसका मतलब क्या ये समझा जाए, जहां 2 उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हुई है, 2 के कोई खरीदार ही नहीं मिले हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम वो शख्स जिसमें कहा जाता है कि एक वक्त में महाराष्ट्र में जिसके डर और जिसके दहशत की वजह से पूरा महाराष्ट्र डरा सहमा रहता था, आज उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई, जिसमें बोली जिस शख्स ने लगाई उससे बात की है टीवी 9 भारतवर्ष ने। सुनिए उस शख्स ने क्या बात रखी है। हमारे साथ में भगवान छतलानी हैं, जिन्होंने दाऊद की संपत्ति की जो नीलामी हो रही थी उसमें भाग लिया था। 2 प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने नीलामी लगाई थी, लेकिन दोनों ही प्रॉपर्टी की नीलामी में वो असफल रहे। सर, कुल 4 प्रॉपर्टी थी, 1, 2, 3, 4। आप कितने नंबर की प्रॉपर्टी के लिए आप शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे? 3 नंबर और 4 नंबर के लिए। ये पहली प्रॉपर्टी जो है 3 नंबर प्रॉपर्टी और 4 नंबर प्रॉपर्टी, दोनों का बेस प्राइस क्या है? 3 नंबर प्रॉपर्टी का बेस प्राइस 15,000 था, 15,440 कुछ है, और 4 नंबर का 1,56,270। और जो 15,440 रुपये बेस प्राइस था 3 नंबर प्रॉपर्टी, वो कितने में बिकी और किसने ली? 15,000 का प्रॉपर्टी 2 करोड़ 1 लाख में गई है, और कोई अजय जी करके हैं, उन्होंने लिया है। भगवान छतलानी जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि दरअसल उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हुए थे और जो 3 नंबर और 4 नंबर की प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने बिड भी किया था, लेकिन उसमें असफल हुए क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो उससे ज़्यादा बिड कर रहे थे और इस वजह से वो सक्सेस नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से दाऊद की महज 15,000 बेस प्राइस वाली प्रॉपर्टी 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिकी है, उसको लेकर वाकई में हैरानी हो रही है। वहीं जिस तरह से बहुत सारे लोग नहीं आए, महज गिने चुने लोग आए, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज भी लोगों के मन में डॉन का खौफ बना हुआ है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, सोमालिया के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफॉक का अपहरण कर लिया गया है। जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। कल शाम को हुआ था MV लीला नॉरफॉक का अपहरण। तो लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज को अगवा कर लिया गया है और खास बात यह है कि इस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, शिप हाईजैकिंग पर भारतीय नौसेना की नजर है। जिस जहाज को हाईजैक किया गया है उसकी ओर बढ़ रहा है INS चेन्नई। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। शिप के चालक दल के साथ संपर्क साधा गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज का अपहरण हुआ है, जिसपे भारतीय 15 क्रू मेंबर्स भी मौजूद है और अब इसके नजदीक पहुंच चुका है INS चेन्नई भी, और भारतीय नौसेना ने लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफॉक को कल शाम अगवा किए जाने की सूचना मिली थी। जहाज को सोमालिया के पास अगवा किया गया, जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। हाईजैकिंग की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई अगवा किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। नौसेना के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज MV लीला नॉरफॉक की तलाश के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। सभी क्रू मेंबर जहाज के अंदर सुरक्षित हैं। सोमालिया के पास किसी जहाज के हाईजैक होने की घटना नई नहीं है। हाल ही में सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में माल्टा के जहाज MV रोएन को हाईजैक कर लिया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हो गई थी।
आनन फानन में नेवी की ओर से एक युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान को अरब सागर भेजा गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू करा लिया था। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने ईडी पर हमले को बंगाल के लिए काला दिन बताया। ईडी पर हमले की एनआईए जांच की भी मांग की गई है और इधर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हुई है। आज तो जख्म मिला, कल हत्या भी हो सकती है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। राशन घोटाला केस में टीएमसी नेता के घर छापेमारी करने गई थी ईडी की टीम, जिस पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने ईडी अफसरों से मारपीट की है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने ईडी के अफसरों और सीआईएसएफ के जवानों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। उपद्रवी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने सीआईएसएफ के हथियारबंद जवानों की भी परवाह नहीं की। इस वारदात में कई अफसरों को गंभीर चोट लगी है, उनके सिर फूट गए। ईडी की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने इसे बंगाल के लिए ब्लैक डे करार दिया है। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर आक्रमण करने के लिए पूरा जांच होना चाहिए। जो टॉप है इसका, जो जिसका ब्रेन काम किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। ईडी की टीम राशन वितरण घोटाला केस में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापे के लिए पहुंची। इसी दौरान उस पर हमला हो गया। इस घटना पर कांग्रेस और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। तो ईडी आज एक्शन में नजर आई। ईडी की रेड में आईएनएलडी नेता के घर से मिले हैं 5 करोड़ विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। रेड में महंगी विदेशी शराब की कई बोतलें भी बरामद की गई हैं। अवैध खनन मामले में ईडी ने ये छापेमारी की है। सोनीपत में भी कांग्रेस विधायक के घर पर छापा पड़ा। नोटों की ये गठियां, अवैध विदेशी हथियार, कारतूस और सोना, ये सब किसी गैंगस्टर के यहाँ से नहीं बल्कि हरियाणा के एक माननीय के यहाँ से बरामद हुआ है। ईडी ने हरियाणा के आईएनएलडी नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापा मारकर विदेशी बंदूकें, 300 कारतूस, करीब 100 विदेशी शराब की महंगी बोतलें, 5 करोड़ रुपए कैश और 4 से 5 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ने अवैध खनन मामले में ये कार्रवाई की है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर भी कल से ही छापेमारी जारी है। ईडी के अधिकारी सुरेंद्र पवार से अवैध खनन और ई रवाना स्कैम से जुड़े मामले में सबूत जुटा रहे हैं। ईडी ने पवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर भी रेड की है। यमुनानगर, सोनीपत के अलावा फरीदाबाद, करनाल, मोहाली और चंडीगढ़ में भी ईडी की टीमों ने छापेमारी की है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हरियाणा के यमुनानगर और आसपास के जिलों में अवैध खनन के मामलों की जांच कर रही है। इन इलाकों में एनजीटी बैन के बाद भी अवैध खनन किया जा रहा था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब आया है सामने। वीवीपैट में कोई खामी नहीं है, ना ही कोई धांधली कभी मिली है, ये कहना चुनाव आयोग का अदालतों में कई बार स्पष्टीकरण दिया गया। कांग्रेस के वीवीपैट पर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट में कोई खामी नहीं है, न ही इसमें कोई धांधली कभी पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की अन्य अदालतों में भी इस बारे में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शिता पर सवाल उठाकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उस अर्जी को पब्लिसिटी स्टंट बताकर 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नाम चिट्ठी लिखी थी। इस खत में ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए गए थे। इन सवालों पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिलने का वक्त भी मांगा गया था। जयराम रमेश के पत्र में लिखा गया था कि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के इंडियन गठबंधन के 3-4 नेताओं को कुछ मिनट मिलने का समय दे ताकि वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियों की शंकाएं दूर की जा सकें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस के कई नेता ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं।